माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? गाइज, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भाइयों बहनों, बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में, हो जाए ललकार अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तब। बताओ मेरे लाल गोपाल, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं दिख रहा हूं? सर आप दिख नहीं रहे हो, सुनाई दे रहे हो, आप नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके ओके, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होना, बढ़िया होना। हाँ, स्वस्थ तंदुरुस्त एकदम मस्त। तो कर दें आज की सेशन की शुरुआत। सर आते ही पढ़ाने की बात कर देते हो आप तो। थोड़ी देर तो बात कर लो, पूछ लो हमसे हाल चाल, पूछ लो हमारे थोड़े दुख कैसे हैं। हमारे दुख भी तो सुनने जरूरी है, आपको पैसे दिए हैं। अरे ठीक है, तुम समझदार बच्चे हो, बड़े बच्चे हो चुके हो, इधर उधर की बातों पे मत भटको, पढ़ाई की बात पे आ जाओ। रिजल्ट आ गया है क्या 11th का? 11th का रिजल्ट आया आपका कि नहीं आया? ठीक है, ओके। लीजिए बेटा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जैसे हर बार पूछते हैं वैसे एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए ललकार, हाउ इज जोश। एक बार हो जाए ललकार, हाउ इज द जोश। बता दे मेरे दोस्त, जोश ठंडा तो नहीं हुआ ना? लेक्चर नंबर 5 या 4 है, ठीक है। सुनना, पिछले सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? पढ़ाई की बात पे सीधा आ जाता हूं। कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ एयर में कैसे लिखते हैं। एफ एयर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और अगर कोई मीडियम में है, टणान टणान, ये वाला कलर है ना, सबसे प्यारा लगता है मुझे, ये वाला कलर दिखना, ये कलर, ठीक है। और अगर कोई मीडियम में लिख दो तो F इन अ मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइड बाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये कौन सा है? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं F एयर और एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, आपको याद हो तो। क्या पढ़ा था? वेक्टर फॉर्म। किस किस को ये चीजें याद है? और मैंने आपको बताया था इसमें अच्छे से रिवाइज करके आना। फॉर्मूले थे ऐसे, R इज इक्वल टू या रिजल्टेंट फोर्स, डायग्राम के साथ बताता हूं, देखना ध्यान से, डायग्राम के साथ बताता हूं कि ऐसे दो फोर्सेस दे रखे हैं, डिंग डिंग, ये A ये B। तो रिजल्टेंट कहीं R ऐसे निकलेगा बेटा, कैसे? R इज इक्वल टू ऐसे, अल्फा एंगल पे R निकला है, और दिस R कैन बी राइट, दिस R कैन बी राइट। सुनते जाना बेटा, क्या लिखा था? R कैन बी राइट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला था, याद हो तो ये फॉर्मूला था। और अगर कोई टेन अल्फा निकालने के लिए पूछे तो टेन अल्फा इज इक्वल टू जो सामने वाला, जो वर्टिकल वाला है ना, उसका साइन कंपोनेंट ले लीजिए, तो बी साइन थीटा, डिनोमिनेटर में ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। याद है क्या ये बात? याद है क्या ये बात? याद है, याद है, याद है। फिर मैंने आपको बताया था एंगल को काटने वाली बात, कि अगर कोई कंपोनेंट से वेक्टर रेजोल्यूशन डिंग 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 डिंग, अगर कोई वेक्टर ऐसा दे रखा है कि आर और इसका एंगल बना है कुछ अल्फा, तो इसको दो कंपोनेंट में डाल सकते हैं हम, तोड़ सकते हैं। थीटा के पास वाला तो आर कोस थीटा, थीटा से दूर वाला तो आर साइन थीटा। क्या ये चीजें याद है? क्या ये चीजें याद है? अगर ये चीज याद है तो हम आज के क्लास की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये चीजें याद है तो आज की क्लास की हम शुभ शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पिछला लेक्चर देखना चाहिए। ये लेक्चर नंबर 4 है, या आपको लेक्चर नंबर 3 देखना चाहिए। अगर पिछला सेशन आपने नहीं अच्छे से देखा है तब की बात है। एक मिनट, हाँ बेटा, हेलो 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 हेलो, कोई बोलेगा कुछ? याद है तो आज बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। कौन था ये? हाँ,
हेलो हेलो, यस। आप कौन बोल रहे हो? ओके। हम्म। 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 और मतलब किस प्रोजेक्ट के लिए या किस बात के लिए, मतलब मैं कोई टॉपिक दो तो मैं बता सकूँ ना उनको। क्या नाम है उनका? शुभ नाम क्या है उनका? ठीक। तो आप कौन बोल रहे हो, मतलब सेम सरनेम सेम नाम? ठीक है। ठीक है सर। अब मतलब मुझे भी कोई अगर आइडिया उनको शेयर करना है, कोई बात उनको शेयर करनी है, तो मुझे थोड़ा उनको बताना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन बिजनेस आइडिया आप सोच रहे हो। ठीक है, ठीक है। सर डायरेक्ट तो ऐसे कुछ शेयर नहीं हो सकता है, मतलब मैं एक बार ऊपर बात करके चेक करता हूँ, फिर अगर मतलब अगर सब चीज़ें सही रहती है देन वी विल कांटेक्ट। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं मतलब थोड़ी और डिटेल के साथ मतलब। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। भाई क्या बात बता, अरे क्या तुम हर बार ऐसी गलत दिशाओं में क्यों सोचते हो? तुम हर बार ऐसे गलत दिशाओं में क्यों सोचते हो? हाँ भाई, पंखा बंद कर दो, आवाज ज्यादा कर रहा है। तुम हर बार ऐसे गलत दिशाओं में क्यों सोच रहे हो? पता है क्या था? पता है क्या था? चलो क्लास के बीच में बताऊंगा, अभी तो क्लास शुरू हो रहा है, अभी कहां से बात करेंगे, क्लास के बीच में बताऊंगा। ठीक है, कौन सा फोन था, या एक बार याद दिला देना किस बात बारे में बातचीत हो रही थी। खैर आगे बढ़ते हैं। भाभी से कौन पूछता है कि आपका शुभ नाम क्या है? कॉमन सेंस। क्लास 12th में आए हो, 12th प्लस 6 साल में आप पढ़ने बैठे होंगे, तो 12 + 6 18 साल के हो गए हो आप। 18 साल के हुए ना, 18 साल के इतने ही हुए आप। तो 18 साल की उम्र में ऐसा दिमाग तो हो गया होगा ना कि कौन पूछता है भाभी को कि आपका शुभ नाम कौन क्या है। कॉमन सेंस भाई, ऐसी बात कौन करता है? गंदे बच्चे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखो आज है ना कुदम्स लॉ के ऊपर पे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत भी आज की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, मैं तो आशा करता हूं यार, क्योंकि मैं अपने जो मैंने प्लान बनाया है उस प्लान से मैं एक लेक्चर पीछे चल रहा हूं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मतलब जितनी डिटेलिंग के साथ पढ़ाना चाहिए उतनी डिटेलिंग के साथ हम आराम आराम से पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे एकदम फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी शुभ शुरुआत हो जाएगी। कल हमने पढ़ ली है सारी बातें, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आज मैं उसकी बात नहीं करूंगा, आज उस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करूंगा। देखो बेटा, एक हो तुम, एक है तुम्हारा दोस्त, एक हो तुम जिसके पास चार्ज है क्यू और नाम है सी, और दूसरा है तुम्हारा दोस्त जिसका नाम है ए से शुरू होता है और उसके पास चार्ज है क्यू। अब ये दूसरा बी, मतलब मान लीजिए जी 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 ये तुम्हारी दोस्त है और ये उसके भी दोस्त, नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए, नेगेटिव क्यू चार्ज वाली। ठीक है, बी फॉर बबीता, बबीता, सी फॉर यू, और ये तुम्हारा दोस्त, दोस्त का नाम क्या रखना है, चलो जो भी रखना हो, ए से शुरू होता हो, चल गोलू, अपना प्यारा दोस्त गोलू। सीधी सीधी सी बात है, बी के ऊपर लगने वाला चार्ज नेट फोर्स निकालना है हमें। देखो क्या सब में डिस्टेंस सेम सेम, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, क्या तुम्हें लगता है कि बी को ये जो बी है ना उसको ये ऐसे इस फोर्स से खींचेगा, एफ फोर्स से खींचेगा? ठीक है, एफ फोर्स से लिखे, एफ फोर्स से खींचेगा। सी फॉर चालाक, चालाक,
ठीक है, बस खुश। आ जाओ यहां पर, आ जाओ यहां पर, आ जाओ। देखो ध्यान से, ये F4 से खींचेगा, F और A, ठीक है। FA का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K, फिर ये Q, फिर ये दूसरा Q जो कि नेगेटिव में है ना, इसलिए नेगेटिव लिया, इसलिए मैंने अट्रैक्शन। देखो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर हमें नेट फोर्स, जिसके ऊपर नेट फोर्स लगाना है उसकी बात करो, ठीक है, तो उसी के ऊपर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, और ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा तो इसे खींचेगा। हाँ, तो नेगेटिव साइन में ना लिखते हुए KQ² डिवाइड बाय A स्क्वायर कर दे रहा हूं, ठीक है। सेम बात यहां पर भी देखो, C फॉर चालाक, चालाक के पास पॉजिटिव चार्ज, या B पर बबीता के पास नेगेटिव चार्ज, क्या दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा? हाँ जी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा FB। क्या FB का मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, KQ² डिवाइड बाय A स्क्वायर? क्या इतना ही होगा? हाँ की ना? बोल स्वाहा, समझ में आया तो ओके। सर ये दोनों फोर्स सेम है, F ऊपर की डायरेक्शन में और F इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके सर, बात हो जाए खत्म, सीधी सीधी बात है बेटा। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? F² प्लस F² प्लस ऐसे F² प्लस F² प्लस 2FF, और दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। ओके सर, F² प्लस F², तो 2F², 2F², तो ये बन जाएगा √2F, और F की वैल्यू हमने अभी निकाली थी बेटा, क्या आई थी? KQ² डिवाइड बाय A स्क्वायर। व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन? डायरेक्शन इज गोइंग लाइक एग्जैक्टली मिडल, ये एग्जैक्टली मिडल से भागती हुई मिलेगा, ये √2 KQ² डिवाइड बाय A स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स ऑन अ बी। क्या है समझ में? ये कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री। नीचे वाला भी कितना एंगल बनेगा? 45 डिग्री। क्या है समझ में? मतलब कुछ इसमें ऐसी बात नहीं थी ना, ओ डिफिकल्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं था ना इसमें, ऐसा कुछ नहीं था ना इसमें। आया समझ में? शानदार, अच्छा लगा, मजा आया, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लीजिए आ जाइए, लीजिए आ जाइए। सेम बात, C फॉर चालाक, चार्ज Q, ओके, यहां पर भी चार्ज Q। अब इस बार B को भी मैं चार्ज देता हूं Q। अरे ठीक है, तुम्हें इच्छा है बेटा, B फॉर बबीता, बबीता के पास तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाली बबीता। दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, ये दोनों लाइन के बीच में एंगल है 60 डिग्री। सेम प्रोसेस रहेगी, ध्यान से देखते जाना, सेम टू सेम प्रोसेस लगेगी। ये भी खींचेगा, ए वाला तुम्हारा दोस्त भी खींचेगा, गोलू भाई भी खींचेगा, और तुम भी खींचोगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट नेचर वाले चार्ज है, तो उसको मतलब अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो ये F, ये भी F, दोनों के बीच का बेटा एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो नेट फोर्स कैन बी राइट एज ऐसे, ध्यान से देखना, ये Q के ऊपर लगने वाला फोर्स, Q के ऊपर लगने वाला फोर्स, Q के ऊपर लगने वाला फोर्स, एक ऐसे सीधा ही ऊपर, ठीक है, और दूसरा ऐसे, दूसरा ऐसे, ये F और ये VF। नेट फोर्स कैन बी राइट एज F नेट, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, तो अंडर रूट में F² प्लस F² प्लस 2FF cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती थी? 1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे ख्याल से रूट में 3F² आंसर आएगा, तो √3 F की वैल्यू KQ² डिवाइड बाय A स्क्वायर। किसको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? 90 डिग्री की क्यों बात नहीं की? 90 डिग्री की बात क्यों नहीं की? KQ1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो इसी हिसाब से फॉर्मूला लिखा है बेटा, डिनोमिनेटर में है ना R स्क्वायर लिखते थे, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में यहां पर A स्क्वायर लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? A है। इस वजह से दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है? A है, ठीक है। एंगल मैं बता रहा हूं, इट्स अ गिवन, एंगल इज गिवन, एंगल है वो गिवन है। मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ठीक है, गिवन है बेटा, गिवन है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े। हाँ, नेट फोर्स कैसे निकलेगा? इन दोनों के बीच में से शुम करता हुआ, ऐसे शुम क्यों नहीं हो रहा? शुम ऐसे शुम करता हुआ, ऐसे शुम करता हुआ, ये नेट फोर्स। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने बता दिया। क्या आएगा समझ में? क्या आएगा समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हरियाणा वाले ऑन फायर, बहुत बढ़िया बात है। मैंने यहां पर डिस्टेंस को A बोला है, इसलिए मैंने A स्क्वायर किया है, R भी रख सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने A बता दिया है। ओके, लीजिए 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको बस डायरेक्शन बतानी है, नेट फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, नेट फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। अब भाई एंगल,
अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड से खींच रहे हैं तो एंगल बीच में से निकलेगा, एंगल बीच में से निकलेगा। ठीक है, यहां पर देखो दोनों सेम मैग्नीट्यूड से खींच रहे थे, एफ एफ तो 30 डिग्री से निकला ये, तो ये 30 डिग्री से निकला। ठीक है, 60 डिग्री पे था इसलिए। इससे पहले दोनों 90 डिग्री पे था, एंगल बीच में से निकला एकदम 45 से। क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस वजह से। क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, पक्का पक्का, यहां तक की बात समझ में आई? हाँ, बढ़िया। हिनल बेटा, हिनल हिनल देखो, हिनल बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये स्टेप यहां पर बता देता हूं। देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये 2 और 2 ने मारा, हाँ जी मारा, तो अंडर रूट में ऐसा बनेगा f² प्लस f², और यहां पर 1, ये 2 और 1/2, तो 2 मारा तो ये f², इसलिए 3 टाइम्स f² आया, इसलिए 3 टाइम f² आया। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके। हाँ, जेनजी वाले आशिक बेटा कहीं अलग जगह पे जाओ, यहां मत आओ। लीजिए बेटा, अब हम अच्छे वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, अच्छे वाले क्वेश्चंस। हमें मैं 3 केस बताऊंगा, फटाक से बताऊंगा, एक बार ध्यान रखना, एक बार अच्छे से ध्यान रखना। थोड़ी देर रवीना मैम को लाए, रवीना मैम को लाए थोड़ी देर। ये 3 एंगल हाफ कब करते हैं? अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तब हम बीच में से रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट बीच में से निकालते हैं। ओके, थोड़ी देर रवीना मैम को लाते हैं और ये 3 क्वेश्चन उनसे करवाते हैं, तब तक रवि से थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, तो क्या है अपने पास? क्यू, क्यू और क्यू। नेट फोर्स निकालना था इस बी के ऊपर, ये फोर्स के रेड वाला किया ना, उसके ऊपर नेट फोर्स। क्या समझ में आएगा कि ये एफ निकलेगा? जी हाँ सर। ये ऐसे एफ निकलेगा? जी हाँ सर। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहानी क्वेश्चन में ही दे रखी है। अगर ये 60 डिग्री होगा, ये सारे 60 है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। हाँ जी सर। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा? अब भी हमने किया, बीच में 60 डिग्री हो तो 60 डिग्री में क्या आ जाता था? √3f आ जाता था। हाँ जी सर, ये √3f आता था। बच्चों क्या तुम्हें समझ में आया कि नेट रिजल्टेंट है बेटा वो √3f होगा, √3f होगा। बस यही समझना है। f की वैल्यू तो हम निकालते जाएंगे। f क्या है? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स है, k q q q q, तो q² डिवाइड बाय ये रेडियस, ये डिस्टेंस सबका a है कॉमन, तो a² आ जाएगा। ओके सर, और ध्यान से देख लो बच्चों, क्या है अपने पास? एक ये छोटा वाला q, ये इस q को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा? बच्चों बताओ, बताओ बच्चों, अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा? बच्चों दोनों सेम इन नेचर है, तो ये धक्का देगा। गंदी बात है धक्का देना, लेकिन ये तो दे रहा है, तो F ऐसे धक्का देगा। और तुम ध्यान से देखो बच्चों, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, हमने सीखा था बायोलॉजी में कि अनलाइक के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो दूसरा फोर्स F ऐसे ऊपर जाएगा। जी हाँ, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बोलो बायोलॉजी की जय हो। ओके सर, अब ध्यान से बताओ, ये बात कि एंगल ये 60 डिग्री है, ये सारे एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों बताओ? अरे बता यार, कितना होगा बच्चों? पूरा का पूरा 180 सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन में से 60 निकाल दो, 180 में से 60 निकाल दो, तो बनेगा बेटा 120 डिग्री। अब किसको पता है कि cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कौन है वो? कौन है वो? कौन है? कहां से वो आया? जिसको cos 20 की वैल्यू पता हो कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा, cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? f² 2f² प्लस करके 2f² और cos 120 की डिग्री की वैल्यू होती है, बता दो वरना मैं बता दूं। अरे 120 की वैल्यू कितनी होती है अब ये बताओ? 20। हाँ सही, माइनस में 1/2 होती है बच्चों, तो ये f, 2 ने 2 को मारा, ये -f², तो 2f² माइनस f², सो यू विल गेट बेटा जी क्या? एक ही बार f², तो रिजल्टन आया f। और ये f कहां से निकलेगा बच्चों? एग्जैक्ट मिडल से निकलेगा, क्योंकि यहां पर हर एक फोर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ही लगा रहा है, इस वजह से रिजल्टन है बेटा वो एग्जैक्ट ऐसे बीच में से निकलेगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू F होगा। आया बच्चों तुम्हें समझ में? आया?
आया, बोलो रवीना मैम की जय हो। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन एक दूंगा। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, चलो दिया दिया, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया, या करवा दूं? चल करवा देता हूं, होमवर्क के लिए क्या ही छोड़ना काम, देखते जा। क्यों नहीं भाई, 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, तीसरा क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में दे ही सकता हूं, इतना तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। ये वाला तो कर लिया है, अरे ये तो किया हुआ क्वेश्चन है। ओह भाई, ये करके बैठे थे, ये तो करके बैठे थे, वही वाला क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का ही क्वेश्चन है। क्या ही का करना, √3f, ये तो पता है हमें, इसका आंसर तो पता है, प्रीवियस क्वेश्चन, √3f। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे, ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन, ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है बेटा। आ जाओ, अब काम की बात करते हैं। सीबीएसई ने 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से सुनना, इसका आंसर आपको देना है। पॉइंट चार्जिस से, मैंने आपको बता दिया पॉइंट चार्जिस की कहानियां। 1 माइक्रोकूलम प्रीवियस सेशन में बताइए, 1 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, तो यहां पर है 1 माइक्रोकूलम, यहां पर -2 माइक्रोकूलम, यहां पर अगेन बेटा 1 माइक्रोकूलम, यहां पर है -2 माइक्रोकूलम। बेटा नेट फोर्स मतलब यहां पर बताते हैं कि अगर डायगोनल से, सुनते जाना बेटा, ABCD सारे पॉइंट है, ये A, ये B, ये C और ये D, डायगोनल है सारे के सारे। इसकी स्क्वायर साइड दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो हमें नेट फोर्स निकालना है सेंटर पे रखे हुए 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पे, 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। लीजिए बेटा, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस? अरे समझदार बच्चे, समझदार बच्चे, समझदार बच्चे, वाह वाह, समझदार बच्चे। देखो 1 माइक्रोकूलम इसको ऐसे धक्का देगा FA, हाँ, सेम C वाला इसको ऐसे धक्का देगा। अब मुझे बताओ, C और F में समानता ही तो है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, जैसे कि FA लिखूं, इट इज इक्वल टू K 1 माइक्रोकूलम, फिर है 4 माइक्रोकूलम, और डिनोमिनेटर में जो भी है वो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम आएगा, A का स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस जो भी है वो सेम आएगा दोनों के लिए। हाँ यार, तो इतना ही बेटा FC के लिए होगा। ओ, और सेम बात ये ग्रीन वाले के लिए, देखो देखना ध्यान से देखना बेटा, ये -2 माइक्रोकूलम इसको अपनी ओर खींचेगा, ये बेटा आया FB, सेम ये D वाला ऐसे खींचेगा, हाँ बेटा ये FD। ओ भाई, तो FB इज इक्वल टू FD के 1 माइक्रोकूलम, ध्यान से देखते जाना, 1 माइक्रोकूलम नहीं है, 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, जो बीच में सेंटर पे रखा है वो, डिनोमिनेटर में बेटा A का स्क्वायर, टोटल। तो पता क्या चला कि हरे ने हरे वाले को काटा और पिंकी ने पिंकी वाले को काटा, तो सब ने एक दूसरे को मार डाला, काट डाला, तो बचेगा क्या बेटा, कुछ नहीं। नेट फोर्स ऑन 4 माइक्रोकूलम इज 0। इसी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बोलते हैं, इसी को इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हो रहे थे। आया समझ में, आया समझ में?
शानदार क्वेश्चन था ये, 0 इसका आंसर आएगा। सीबीएसई ने कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं कि जहां पर बेटा नेट फोर्स 0 हो, जहां पर क्या हो, नेट फोर्स 0 हो। याद रखना बेटा, नेट फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, नेट फोर्स 0 तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। याद रखना ये बात। ओके सर। तो इन फिजिक्स अ पार्टिकल और अ सिस्टम, अगर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। ठीक है, याद रखना, पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, सिस्टम के ऊपर, पूरे सिस्टम मतलब कि ये चार्ज भी, ये चार्ज भी, ये चार्ज भी, हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0। अभी क्या है पता है, ये वाला चार्ज है ना वो इक्विलिब्रियम में है, हमें नहीं पता कि 1 माइक्रोकूलम भी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन अगर पूरी सिस्टम में हर कोई के ऊपर नेट फोर्स 0, ये हर किसी के ऊपर नेट फोर्स 0, तो उसको बोलते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम, सिस्टम छोटे क्या, सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो समझना सिस्टम इक्विलिब्रियम का मीनिंग भी, तो पार्टिकल और सिस्टम के ऊपर अगर फोर्स 0 है, देखो और करके लिखा है, पार्टिकल तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम तो सिस्टम इक्विलिब्रियम, मींस द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल और अ सिस्टम इज 0, तब इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम भी कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने यहां पर टाइप्स बताए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सुनते जाना क्या है, सुनते जाना क्या है। सबसे पहला यहां से शुरुआत करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको लिखता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के खास बात क्या है पता है, कि कटोरा है, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, बताओ बेटा ये कौन है। तो कटोरे के अंदर यहां नीचे बेटा एक बॉल रखी हुई है, यह भी इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट पे नेट फोर्स इसका 0 है। अगर मैं इसको हिलाऊंगा डुंग 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 करके वापस अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके सर, ठीक है। उसी बाउल में अगर बाउल को उल्टा कर देते हैं और बॉल को ऊपर रखते हैं, ठीक है, बॉल को क्या कर दिया, ऊपर रखा, तब जो कहानी बनती है वो अनस्टेबल की बनती है। कैसे, कि अगर अभी नेट फोर्स 0 है, रेस्ट पे ही है, लेकिन अगर मैं इसको एक हल्का सा धक्का दे दूं तो बेटा वो गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, वापस अपनी पोजीशन गेन करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि अगर इक्विलिब्रियम में है और उसको धक्का दे, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड करवाए, अपनी पोजीशन को वापस रीगेन करता है, वापस गेन करता है, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अगर नहीं करता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, ओके। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, कि भाई एकदम फ्लैट सरफेस पे है। इसका एग्जांपल समझो, यहां से धक्का दिया, थोड़ी देर के बाद कहीं आगे जाके रेस्ट पे आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, लेकिन किसी और पोजीशन पे। यहां पर सेम ही पोजीशन पे वापस इक्विलिब्रियम अचीव करता है। नेट फोर्स तीनों में 0 है, अभी नेट फोर्स तीनों में 0 है, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, उसकी कहानी हमें बताता है कि वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। याद रहेगा, ये अभी कहीं नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में ये इसके बारे में थोड़ी थोड़ी कहानियां बताऊंगा। इसलिए याद रखना कि स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है। तीनों के प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपके सामने दिए, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़ो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, देखो थोड़ा हट के क्वेश्चन आया, सुनना। इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। जैसे कि अ स्मॉल चार्ज Q of a mass m is in equilibrium d distance above the another charge capital Q। क्या है पता है, कहानी सुनना कि एक चार्ज Q है, ठीक है सर, इसके ऊपर एक छोटा चार्ज Q है। ओके, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिंग 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 डिंग, ये डिस्टेंस d है। अब हमें पूछा गया है कि ये छोटा चार्ज जो Q है ना, उसकी वैल्यू शुड बी द वैल्यू ऑफ अ Q इन टर्म ऑफ अदर गिवन क्वांटिटीज, ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम पे कैसे रह सकता है भाई, वो इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है। देखो ये कैपिटल Q जो चार्ज है वो इसके ऊपर धक्का दे रहा होगा, ऐसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, हाँ जी, और इस चार्ज Q का भी तो कुछ मास है बेटा, हाँ, तो नीचे की डायरेक्शन में इसका मास mg लग रहा होगा।
अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तब इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऐसा लिखना है बोर्ड्स में, इक्विलिब्रियम अच्छे से लिखना है। फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0, ऐसा लिख लिया। ठीक है, नेट फोर्स जीरो किया, ध्यान से सुनना, नेट फोर्स जीरो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स और बेटा ये mg फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं K छोटा q कैपिटल Q डिवाइड बाय r का स्क्वायर, या r की जगह पे यहां पर d दिया है तो d का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में mg। हमें q की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे q इज इक्वल टू mg d स्क्वायर डिवाइड बाय k और कैपिटल Q। ध्यान से देख लीजिए, क्या तुम्हें समझ में आया ये? ध्यान से देख लीजिए। आया कि नहीं आया तो स्वाहा बोलो, mg कैसे इक्वल है? अगर हुआ तो इफ इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम मान के चले तो अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके, इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया? बढ़िया सर, ओके। देखना छोटे छोटे क्वेश्चन से एक बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर तुम्हें फंसाऊंगा, तुम्हें रुलाऊंगा। हाँ जी, देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पे, और एक अच्छा क्वेश्चन। इन द सिस्टम ऑफ अ टू चार्जेस कैपिटल Q और 4Q, ठीक है, शुड बी थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स ऑन अ थर्ड चार्ज विल बी 0। क्या बता रहे हैं देखना ध्यान से। ये बता रहे हैं कि दो चार्ज रखे हुए हैं, एक कैपिटल Q और एक 4Q, ठीक है, कोई r डिस्टेंस पे, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है r, ओके। r डिस्टेंस पे मान लिया हमने कि एक छोटा चार्ज, मतलब यहां पर x डिस्टेंस पे एक छोटा चार्ज हमने प्लेस कर दिया, ये रहा x। तो ये x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू ऑफ x? देन नेट फोर्स ऑन अ Q इज 0। तो हम इसको नाम देते थे कि पॉइंट P। ये हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा। तो अज्यूम एट पॉइंट P नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, थर्ड के लिए बात हो रही है, ऑन थर्ड चार्ज इज 0। ऐसा हमने माना है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, तो क्या तुम्हें लगता है कि इस कैपिटल Q के चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स एक 4Q की वजह से इसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगा, F ड्यू टू 4Q, और ये छोटे बड़े वाले Q के लिए लगने वाला फोर्स ऐसे होगा, FQ। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? हाँ, ऐसा होगा। तो नेट फोर्स तभी 0 हो सकता है जब F ड्यू टू 4Q और F ड्यू टू Q ये इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है। ये तभी, क्योंकि ये Q ऐसे धक्का दे रहा है, ये Q ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसा समझो ना, मतलब एक दूसरे को ये काट रहे होने चाहिए, तभी हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। कोई बच्चे को ये स्पीड फास्ट लग रही है, कोई बच्चे को ये स्पीड स्लो लग रही है, तो बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें ये मेरी स्पीड सही लग रही है कि नहीं लग रही है, क्योंकि ये मुझे पता है तब तक ये सही स्पीड है। इस स्पीड से अगर तुम स्लो चल रहे हो तो बेटा तुम्हें ऊपर उठने की जरूरत है, इस स्पीड से तुम फास्ट चल रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छी साइन है, लेकिन शुरुआत मतलब ऐसे ही होती है, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं,
फिर जब पेस पकड़ में आ जाएगी फिर थोड़ा और तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये स्पीड अच्छी खासी है। ठीक है, अच्छी खासी मतलब कि एक सही है, सही है। ओके, तो देखो नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या कंडीशन है कि F ड्यू टू Q और F ड्यू टू 4Q इक्वल होना चाहिए। ध्यान से देखो तो FQ क्या होगा, K डिनोमिनेटर में डिस्टेंस आएगा ये, तो x² लिख लीजिए, और FQ की जगह पे लिख लिया हमने 4Q, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेस की बात करें तो ये 4Q और ये छोटा q और ये छोटा q। डिस्टेंस कितना लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ये बताइए, ये डिस्टेंस बताइए। तो ये r है, r में से x निकाल दिया, r है और r में से x निकाल दिया, तो r माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर, r माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देख के बताना मुझे, अब ध्यान से देख के मुझे बताना कि क्या तुम्हें ये S समझ में आया, शकुनी मामा वाला स्टेप समझ में आया, शकुनी मामा वाला स्टेप समझ में आया। हाँ, शकुनी मामा वाला स्टेप समझ में आया। ओके, अब जो भी काटापीटी तुम कर सकते हो करो दिमाग लगा के। K से K मरा, Q से Q मरा, छोटे वाले Q से छोटे वाला Q मरा, x² डिनोमिनेटर में है, r माइनस एक्स स्क्वायर में है, वो भी डिनोमिनेटर में, और यहाँ से 4 है। तो मैं ऐसा करता हूं कि r माइनस एक्स को इस तरफ लेके आता हूं, तो r माइनस एक्स और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे बेटा तो 4 और ये x², हम इसका सबका रूट निकाल लेंगे, तो ये r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी r इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई r/3, देख लीजिए r/3। क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम्हें ये बात पता चली? क्या तुम्हें बात पता चली? r/3। अब इसी में मैं एक्सटेंड करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड करता हूं। देखना, जिसको ये समझ में आएगा उसको आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज फेल जाओगे तुम, ध्यान से देखना। अगर इसी केस में छोटे वाले क्यू का मैग्नीट्यूड और साइन कैसी होनी चाहिए, ताकि पूरी की पूरी सिस्टम, सुनना बेटा, छोटे सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरी की पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, सिस्टम इक्विलिब्रियम। हमने वो पोजीशन तो निकाल ली कि यहां पर Q है, ओके सर, यहां पर 4Q है, ये पोजीशन हमने निकाल ली है, कि ये Q है, ये 4Q है। अगर पूरा डिस्टेंस, क्या हुआ, बार बार क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है बोर्ड को कि ये फ्रीज कर जाता है? आ गया, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस r है तो हमें ये चीज पता चल गई है कि हमें उस चार्ज को कहां पर रखना है, यहां पर कहीं r/3 डिस्टेंस पे रखना है। कितने डिस्टेंस पे? r/3 डिस्टेंस पे रखना है। और इस 4Q से वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? r माइनस r/3, सो इट इज इक्वल टू 2r/3 डिस्टेंस पे रखना है। ये भी चीज हमें पता चल गई। ओके, यहां पर हमें चार्ज रखना है। अब सुन दोस्त, सुन मेरी बात, ये तो ऑलरेडी नेट फोर्स 0 पे है, 4Q जितना लगाएगा उतना ही Q लगाएगा, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है कि नेट फोर्स ऑन छोटा Q भी 0 होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन 4Q भी साथ साथ 0 होना चाहिए। मतलब ये तो है ही है कि नेट फोर्स होना छोटा Q तो 0 है ही है, ये तो है ही है, लेकिन ये दोनों कंडीशन की भी जरूरत है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात हो रही। तो क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? ये है ट्रिक कि ये भी 0 होना चाहिए, इस Q के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, 4Q के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। हाँ कि ना? हाँ यार। तो अब देख, दोनों में से किसी एक को पकड़ ले, मैं इस Q को पकड़ता हूं, तो इस Q के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन अ कैपिटल Q इज 0, ये होना चाहिए, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगी, सिस्टम तभी इक्विलिब्रियम में रहेगी। सिस्टम इज
in equilibrium, then in all the three particles are in a electrostatic equilibrium. Okay. अब सोचो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। तो एक तो पिंकी वाला 4q वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऐसे F ड्यू टू 4q। ओके, अगर ये 4q को बैलेंस करना है, अगर ये 4q को बैलेंस करना है तो इस छोटे चार्ज ग्रीन वाले चार्ज को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ मुझे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए? किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए? ग्रीन वाले को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? अरे बताओ ना, राइट या लेफ्ट? राइटवर्ड। हाँ, पकड़ा ना तुमने, अब पॉइंट पकड़ा। ये राइटवर्ड, ये F ड्यू टू Q। और ये तभी बैलेंस आउट हो सकती है, तभी हो सकता है जब अपोजिट नेचर का चार्ज। याद रखना, तो कैपिटल Q से इसकी साइन अपोजिट होनी चाहिए। अगर कैपिटल Q पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये चीज हो सकती है, तभी ये चीज हो सकती है, तभी ये जीरो हो पाएगा, तभी एक दूसरे को काट पाएंगे। सीधी बात, तभी एक दूसरे को काट पाएंगे। ओके, देखो अब दोनों का मैग्नीट्यूड लिखता हूं। तो K छोटा q छोटा q, कैपिटल Q, डिनोमिनेटर में ये r/3 का स्क्वायर, तो r² डिवाइड बाई 9, r² डिवाइड बाई 9। ओके सर, फिर 4q वाले के लिए लिखता हूं, 4q वाले के लिए लिखता हूं। तो k 4q, फिर ये इस वाले q पे लग रहा है q, डिनोमिनेटर में ये कितना है देखना ध्यान से, पूरा का पूरा r, तो r का स्क्वायर, ये बना r का स्क्वायर। पूरा डिस्टेंस देखना है बेटा, ये डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस देखना है r का स्क्वायर, क्योंकि पूरे के लिए बात हो रही है ना, r²। आप काटापीटी कर सकते हो, उतनी कर लीजिए। तो ये r का स्क्वायर गया, k गया, कैपिटल Q गया। बचा क्या, ध्यान से देखना है, बचा क्या, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। यहां से 4q बचा है और यहां से कुछ बचा नहीं, ये 9 है, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 9 इंटू छोटा q। तो छोटे q की वैल्यू आई है बेटा 4q डिवाइड बाई 9, 4q डिवाइड बाई 9 विथ अपोजिट साइन ऑफ अ q, विथ अपोजिट साइन ऑफ कैपिटल Q। क्या समझ में आएगा? देख लो दोस्त, देख लो दोस्त, तुम्हें एक शानदार बात मैंने बताई है, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। बस यही खास बात थी, यही खास बात थी, यही खास बात थी। क्या है समझ में? देखो भर भर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, भर भर के, डरना नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे नहीं, मजा है वैसे क्वेश्चन है। ना 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 ना। देखो एक बात बताऊं, मतलब कभी 9 कहां से आया बेटा? 3 r/3 था ना, तो r/3 का स्क्वायर, r² और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसलिए 9 आया, इसलिए 9 आया। वो फोन इसलिए आया था, वो फोन में कोई अंकित भाई थे, वो क्या बता रहे हैं पता है कि सर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए कोई काम पैसे की कुछ भी ज़रूरत हो तो बताना, तो इन फाउंडर से बात करनी है। तो भाई मैंने बोला कि प्यार भी बहुत ज़्यादा और पैसा भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, और ऐसे दिन में कितने फ़ोन आते हैं, सीधा डायरेक्ट वहाँ पर कॉन्टेक्ट नहीं होते, तो हमारे नंबर पता नहीं कहाँ से लिख करके, लेकिन कैसे भी करके मिल जाते हैं नंबर। कोई बड़ी बात भी नहीं होती, लेकिन ऐसा कि तो सर 15 मिनट बात करवा देना। अरे मैंने बोला कि पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, तब बात करेंगे वहाँ पर। तो बोला कि सर प्रोजेक्ट है, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है सर, टॉप सीक्रेट है, प्रोजेक्ट है, बस 15 मिनट का डील कर दीजिए, 15 मिनट का डील कर दीजिए। तो ऐसे कैसे टाइम ले ले भाई अपन, ऐसे कैसे टाइम ले ले? फिर भी मैंने बताया सर दिल्ली में करें, भोपाल में करें, कहाँ पर करें? अरे रुक तो जा भाई, सुन तो ले पूरी बात। बोला 15 मिनट ही, बस 15 मिनट ही, बताना कुछ नहीं है कि सामने क्या है, लेकिन टॉप सीक्रेट।
अपोजिट साइन इस वजह से क्योंकि मैंने यहीं पे ये चीज बताई है कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, खींचने वाली डायरेक्शन में। सीधी बात है, ये राइट वर्ड ऐसे खींचने वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा दोस्त। खींचने वाली डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहा है तो सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है कि दोनों का अपोजिट नेचर होना चाहिए, तभी ये चीज हो सकती है, तभी ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार लगा देना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, साइन तुमने ही बताया था कि राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में तब हो सकता है जब ये अगर पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव, दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, तभी तो ये खींचेगा, तभी तो ये खींचेगा। ये धक्का दे रहा है तो ग्रीन वाला खींचना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा और ना क्यू, इस वजह से। ईमानदारी से बताओ, तुम में से कितने बच्चे प्रीवियस क्लास को अच्छे से देख के आए हैं? मैं आपको बताया था कि वेक्टर्स अच्छे से पढ़ के आना। कितने बच्चे हैं जो वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ के आए हैं? कितने बच्चे हैं जो वेक्टर्स को पढ़ के आए हैं? ठीक है, पहले ही मैंने बताया लेक्चर नंबर 1 में से कहानी शुरू हुई थी। लेक्चर नंबर 1 में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, चार्जिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुलम्ब्स लॉ के बेसिक की बात की थी, कुलम्ब्स लॉ के कल अच्छे एडवांस लेवल पर बातचीत चली थी, और आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सीधी सरल सी बात है, अगर आप प्रीवियस सेशन रिवाइज करके नहीं आओगे तो आज के सेशन में कुछ भी समझ में नहीं आया। दैट्स अ ट्रू, ये सच बात है, एकदम 100% सही बात है कि अगर पिछला सेशन का आप अच्छे से रिवाइज करके नहीं आए तो आज के सेशन में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर जो आप मेहरबानी करके पिछला सेशन नहीं देख के आए हो तो आज के सेशन में ये मत बोलना कि नहीं समझ में आया, ये ट्रू है। और ये आने वाले 6 महीने तक लिख के बताऊंगा कि बीच में से आपने कुछ भी स्किप किया तो वह लेक्चर, उसके आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 6 महीने के लिए बात लिखी हुई रहनी चाहिए कि एक भी लेक्चर मिस किया, आगे वाला लेक्चर नहीं समझ में आएगा। ओके, ठीक है। देखो, एक और नए टाइप के क्वेश्चन थी, ये अभी जो मैंने करवाया वो इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा कंटेंट दे रहा हूं दोस्त, अच्छे कंटेंट में डिफिकल्ट बातें होती रहती है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, पिथ प्रॉब्लम। अरे तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें बताऊंगा नहीं तो किसको बताऊंगा बेटा, तुम चांद के टुकड़े हो। मानता हूं मैं कभी कभी तुमसे खफा हो जाता हूं, कभी तुमसे नाराज होता हूं, और तुम भी मुझसे नाराज हो जाते हो, क्योंकि मेरा कर्म है, मेरा धर्म है तुम्हें अच्छी चीजें, डिफिकल्ट चीजें पढ़ाना। कंसेप्ट लेवल, बेसिक लेवल से लेके हम आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऊपर एडवांस लेवल, एडवांस मतलब कि बोर्ड्स का जो लेवल है, जो आजकल जेईई नीट के रिस्पेक्ट में चला गया है, तो उस लेवल पे जाके भी अच्छे क्वेश्चंस करना, तो वो हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। तो कोई डिफिकल्ट चीज भी मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ूंगा, राइट बेटा? हाँ, तुम मेरे चांद के टुकड़े हो, तुमसे मतलब तुमसे कभी नाराज भी होऊंगा, तुम भी मुझसे नाराज होंगे, कभी खफा होंगे, वो जरूरी भी है, अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन तुम चांद के टुकड़े हो दोस्त। ठीक है, तो ऐसे छोटी मोटी बातों में नाराज मत हुआ करो। ले मेरे दोस्त, अगर मैं बोलूं कि मेरे सामने एक कैमरा नहीं, सामने एक खिड़की है, तो वो गाना तुम्हारे लिए सच हो जाएगा क्या? मेरे सामने ये कैमरा नहीं, मेरे सामने एक खिड़की है, और खिड़की के उस पार चांद के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो कभी मुझसे नाराज भी हो जाते हैं, कभी प्यार भी दिखाते हैं, कभी खुश भी हो जाते हैं। तो वो गाना एकदम तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। कौन सा? कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हाँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे उखड़ा रहता है। देखो ना बेटा, बारिश की सीजन भी अभी शुरू हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, तो बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ये हुस्न के मालिक तरस गए। अब
कब प्यास जगेगी आंखों की, कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बस मजा करवा दिया ना। आजकल मैं सीख गया हूं गाना गाना। 11th में कभी तुमने मुझसे गाना नहीं सुना होगा, और 12th में रवि सर को क्या हो गया है? क्या रवि सर की शादी तय हो गई है? रवि सर की सगाई तय हो गई है? पता नहीं क्या, लेकिन आजकल अच्छा लगने लगा है। मतलब तुम तुम्हारे लेवल पे सही हो, मैं मेरे लेवल पे सही हो। खैर, हम बात कर रहे थे पिथ बॉल प्रॉब्लम्स की। देखना पिथ बॉल प्रॉब्लम क्या है। पिथ बॉल प्रॉब्लम क्या है सुनना। देखो, डिफिकल्ट चीज है, अगेन बता रहा हूं, डिफिकल्ट चीज है, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो बताऊंगा। मुझे तो ऊपर से भी मना किया गया है कि इनको मत डिफिकल्ट पढ़ाओ अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, 100% पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जो बच्चों को 80-90% लेके जाना है उनके लिए बढ़िया है। अब उससे डिफिकल्ट मत पढ़ाओ। डिफिकल्ट मतलब कि जो 90 से भी 95 पर जाना सकते हो, तो मैं उसके लिए भी सोच के चल रहा हूं। ठीक है, सुनना। तो क्या बात है यहां पर, पिथ बॉल क्या होते हैं? एक ऐसे छोटे छोटे बॉल समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बॉल समझ लीजिए जो रस्सी से कॉमन पॉइंट से लटके हुए हैं, कॉमन पॉइंट से लटके हुए हैं। ठीक है, ओके, कोई गंदी बात नहीं सोचेगा, सीधी सीधी बात समझ कि ये रस्सी है, लेंथ एल है, लेंथ एल है, रस्सी यहां से देखो दोनों के ऊपर mg मास की वजह से ये दोनों पास पास आएंगे, पास पास आएंगे। अगर मतलब नीचे आने की कोशिश करेंगे, अगर मैं दोनों के ऊपर चार्ज दे दूं, दोनों के ऊपर चार्ज दे दूं, डिंग क्यू, इसके ऊपर चार्ज दे दूं, ठीक है, क्या किया मैंने, इसके ऊपर चार्ज दे दिया, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से दूर दूर भागेंगे, जिसकी वजह से दूर दूर भागेंगे। तो इसका शेप कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, ये थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, ये डिंग 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 डिंग, ये डिंग 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 डिंग, ऐसे थोड़े से दूर दूर चले जाएंगे। बरसात भी आकर चली गई, बारिश बादल भी गरज कर बस बरस गए। अरे यार, पता नहीं तुम्हारे सामने देखता हूं तभी वो बात अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये mg नीचे की डायरेक्शन में, जी हाँ, ये mg नीचे की डायरेक्शन में। ओके, दोनों के बीच का एंगल बना थीटा। ओके, ये भी मान लिया, ये थीटा। ओके, थीटा थीटा, दोनों सेम मास के हैं तब एंगल सेम रहता है, दोनों सेम मास के तो एंगल सेम रहता है, दोनों सेम मास के तो एंगल सेम रहता है। ठीक है, ध्यान से देख, क्या ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, ये बात भी सही है, हाँ, ये बात भी आपकी सही है। ओके, अब और थोड़ा अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो, यहां पर क्या टेंशन फोर्स लग रहा होगा? हाँ, यहां पर भी सेम टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अगर दोनों का मास सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। देखना ध्यान से, अगर दोनों का मास m1 इज इक्वल टू m2 है, तब टेंशन T1 इज इक्वल टू T2 रहेगा, तब टेंशन T1 इज इक्वल टू T2 रहेगा, तब ये एंगल सेम रहेगा, तब एंगल सेम रहेगा। ये दोनों θ1 और θ2 सेम रहेंगे, एंड θ1 इज इक्वल टू θ2 रहेगा। ठीक है, तब ये एंगल भी दोनों सेम रहेंगे। ओके, हमें ये एंगल निकालना है, हमें किसी तरह से ये एंगल निकालना है। तो मैं देखो बेटा, इसको एनालिसिस करता हूं, इसका एनालिसिस करता हूं। अगर ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा बनेगा। ध्यान से देखो और मुझे बता, ये जेड बन रहा है, देखो ध्यान से जेड बन रहा है। डिफिकल्ट चीज है बेटा, लेकिन जरूरी है। ये थीटा बन रहा है पूरा का पूरा, ये थीटा, तो सामने ये जेड बन रहा है, तो थीटा। तो एक एफबीडी बनाओ ना, किसी एक की एफबीडी बनाओ तो ऐसा बन रहा है। ध्यान से देखना, ये नीचे वाला mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक Fe, और टेंशन फोर्स ऐसे कुछ, यहां से एंगल थीटा बनाता हुआ, यहां से एंगल थीटा बनाता हुआ। हाँ, तो दो कंपोनेंट ऐसे, टी थीटा के पास वाला टी कोस थीटा, और ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। नीचे की डायरेक्शन में mg, और इस डायरेक्शन में बेटा आ जाएगा Fe। क्या समझ में आया इतना? देखो, बहुत अच्छी और डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ओके बेटा साक्षी गोयल, तुम इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0 मान के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैंने बस ये एक एग्जांपल, मतलब मैंने यहां पर मान के किया है, तुम यहां पर मान के भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। यू कैन डू। मैं तो किसी एक से समझा दिया, ये भी सच है, ये भी सच है, दोनों बात सच है, किसी एक के ऊपर से कर सकते हो। ओके, ठीक है, ओके, ध्यान से देखते जाओ। तो मैं कंपैरिजन करके सीधा बता सकता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो टी साइन थीटा
इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अगर दोनों का रेशियो ले लूंगा बेटा तो ये टेन थीटा, देखना अगर इनका रेशियो ले लूंगा तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी आ जाएगा, एफ ई बाई एम जी आ जाएगा। क्या आया समझ में? क्या है समझ में? टी टेंशन फोर्स है, रस्सी में लगने वाला फोर्स टेंशन फोर्स है, रस्सी में लगने वाला फोर्स टेंशन फोर्स है। ठीक है, चलो अब इस कंसेप्ट को मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डीपर लेवल पे अभी नहीं ले जाना है। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं इस कंसेप्ट को, क्योंकि मुझे इच्छा थी कि बहुत डीप लेवल पे तुम्हें पढ़ाऊं ये चीज, लेकिन छोड़ो, यहीं तक पढ़ा रहा हूं। इसको पिथ बोल प्रॉब्लम्स कहते हैं। या अगेन जब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मैच्योर हो चुके हो तब उसके बाद पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ऐसा है कि जब ऐसा लगेगा कि तुम मैच्योर हो चुके हो तब ये कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि शानदार कंसेप्ट और मैं नहीं चाहता हूं तुम हमें डिफिकल्ट पढ़ा दिया। रुक जाओ बेटा, शांति रख लो, ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ नए टॉपिक पे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए थे, बहुत अच्छे, लेकिन तुमने मुझे आज वो कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे ना तब वापस इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा और तब आप खुद ये क्वेश्चंस करोगे। मेरा नाम बदल देना अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुमने खुद नहीं दिया तो, मेरा नाम बदल देना अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुमने नहीं किया, मेरा नाम बदल देना अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुमने नहीं दिया तो करवाऊंगा। हाँ, लेकिन अभी ऐसा है तुम इस मोड में आओ ना, जैसे वेकेशन का ग्रुप एंजॉय करके आए हो ना, कैसे और सॉर्ट डिफिकल्ट। रुक जा बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ मैदान में आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं। इसका और डीपर लेवल के कंसेप्ट है वो अगले सेशन में करेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक सिंपल सी, जैसे पता है मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ जैसे सोमनाथ क्षेत्र है तो वहां पर आते हैं जय सोमनाथ जय सोमनाथ जय सोमनाथ। द्वारका पास में जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश। हालांकि एवरीवेयर मतलब हर भगवान होते हैं, आप कोई भी भगवान के बारे में बात कीजिए, लेकिन जैसे यहाँ पर भोपाल में या उज्जैन के पास में जय महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो वो हर जगह अपनी अपनी रीजन में अपने अपने हिसाब से एक जोनल बने हुए होते हैं। ठीक है, एक जोन बने हुए थे, एक क्षेत्र बना होता है, वहां पर इस क्षेत्र का डोमिनेंस रहता है। मतलब एक एग्जाम्पल है। तो मैं वैसे ही बताता हूं कि चार्ज पार्टिकल भी है ना, कुछ ऐसा है। मतलब यहां से एक इन्फ्लुएंस लेता है कि इस फील्ड अपने आसपास ऐसा एक जाल, ऐसी एक फील्ड सेट कर लेता है कि वहां पर कोई आएगा ना तो उसको अपने अट्रैक्शन जोन में या रिपल्शन जोन में फंसा लेगा। क्या? अपने अट्रैक्शन जोन में या रिपल्शन जोन में फंसा लेगा। जैसे तुम उसके आसपास होते हो तुम्हें याद आने लगती है, पास जाते हो उसके तब ये चीज होती है। अगर बहुत दूर हो तब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वही बात यहां पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एक ऐसा स्पेस है किसके आसपास का, तो इट इज सराउंडिंग अन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का, देखो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा, इसके आसपास का ये जोन है। डिंग, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस बाहर निकलती हुई, ध्यान से देखना, डिंग 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 डिंग, ऐसे ये इसके फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलती हुई, ये इसकी फील्ड लाइन, ये इसकी ऐसी फील्ड लाइन, ये इसकी ऐसी फील्ड लाइन, ये इसकी ऐसी फील्ड लाइन। तो इसे धक्का देने वाला डायरेक्शन, ठिशुम 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 ठिशुम, तो ऐसे धक्का देने वाले डायरेक्शन, मतलब ये बाहर निकलती हुई फील्ड लाइन, ऐसे ऐसे। तो ये एक जोन है, एक पूरा का पूरा क्या है बेटा? जोन है। ये रहा जोन, ये ऐसा सराउंडिंग रीजन है, ये ऐसी रीजन। इसी रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझ आएगा? इसी रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या ही बात समझ में? ठीक है, ओके। अब क्या है कि वहां पर क्या होता है, इस रीजन में क्या होता है, उसकी खास बात क्या है कि इन विच के जिसके अंदर जाते ही दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंट्री लेगा, उज्जैन की धरती पे आके जय श्री महाकाल बोलना ही पड़ेगा, ऐसी वाली बात। ठीक है, तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके कहते हैं। और ये अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है और रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। ये पॉजिटिव के द्वारा फील्ड सजाई गई है तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्टिव आएगा, और अगर बेटा हम यहां बीच में नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स आएगा, पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो एक धक्का फील होगा, एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा, एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा। जैसे कि इस छोटे वाले क्यू नोट के ऊपर कितना फोर्स फील होगा, तो ये फोर्स फील होगा F जितना फोर्स फील होगा, ऐसे F जितना फोर्स फील होता है, ये F जितना फोर्स फील होता है। इसका मैग्नीट्यूड भी हमने लिखना सीखा था। कैसे लिखते थे इसका मैग्नीट्यूड? ऐसे, ध्यान से देखना, ये F इज इक्वल टू K Q नोट
डिवाइड बाय, अगर ये डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर या r का स्क्वायर, ये फोर्स इतना एक्सपीरियंस करेगा, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बताओ बेटा ये बात सच है? हाँ जी, ये बात सच है। तो ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये इतना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इसमें और थोड़े से की पॉइंट्स है कि हर एक पार्टिकल के पास अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ इंटेंसिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि नेट फोर्स जो भी है ना, वो नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस किया है वो डिवाइड बाय जो भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स है, मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल के जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, वो उन दोनों के रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोला? वापस बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्या कि जो फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया है ना, जो फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया है वो डिवाइड बाय जिस चार्ज पार्टिकल ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, वो इन दोनों के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बढ़िया। और एक बात खास क्या है कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। ओके। और इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्ट चार्ज। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइड बाय चार्ज क्यू नॉट। ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई या क्यू नॉट इंटू ई। ये भी एक फॉर्मूला बहुत फेमस है, ये भी फॉर्मूला बहुत फेमस है। क्या आएगी समझ में बात? इस स्लाइड पे कोई भी ऐसी चीज होगी जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझे पूछो। इस स्लाइड पे कोई भी ऐसी चीज होगी जो तुम्हें समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में बताओ स्वाहा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में स्वाहा करो। बेटा ये चैट बॉक्स में ना ये पूछना, हेलो अवंती तुम कैसी हो, बढ़िया, नंबर मिलेंगे, इंस्टा आईडी मिलेंगी, तो मैसेज वैसेज करना छोड़ो यार, क्या हो जाएगा इससे। एक बहुत बड़ी हस्ती ने ये चीज़ बोली है कि जो तुम कर रहे हो ना वो हमने भी किया है, ये मैसेज से ब्लॉग का सफ़र हमने भी तय किया है। हाँ, ये छोड़ो भाई, इससे कुछ नहीं होगा। आज रिप्लाई आ भी जाएगा, थोड़े समय के बाद आंख बंद करोगे तो वो दिखनी शुरू हो जाएगी, और उसके थोड़े समय के बाद आंख खोल के डीपी देखोगे उनकी तो गायब हो जाएगी। तो वो सब छोड़ दो बेटा, वो सब छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर तुम तो बड़े बच्चे हो ना, बड़े बच्चे ये छोटी छोटी हरकतें नहीं करते हैं, ये छोटी छोटी हरकतें नहीं करते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जा रहे हैं। देखना ध्यान से, ये पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड में कैपिटल क्यू कह देता हूं। कैपिटल क्यू में से ऐसे फील्ड लाइंस निकल डांग 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 फील्ड लाइंस निकलती है। ओके, इसके पास में एक टेस्ट चार्ज लेके आया, ये रहा वो टेस्ट चार्ज, डिंग 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 डिंग, ये टेस्ट चार्ज लेके आया क्यू, ठीक है, टेस्ट चार्ज लेके आया। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, अगर ये डिस्टेंस आर है तो फोर्स कैन बी राइट एज अ एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू छोटा क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हाँ, तो जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना वो F डिवाइड बाय ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q। लिख लिया बेटा मैंने, तो कैन आई राइट के क्यू, बड़ा वाला Q है ना, हाँ बड़ा वाला Q, डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में Q, Q कैंसिल आउट हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। मजे की बात तुम्हें बताऊं तो जिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल का या टेस्ट चार्ज की हम बात कर रहे थे वो टेस्ट चार्ज पे ये चीज डिपेंड ही नहीं करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़े वाले क्यू की, ये चार्ज क्यू की है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पे डिपेंड कर रही है। कौन उसकी फील्ड में एंटर हो रहा है उस पे ये चीज डिपेंड नहीं कर रही है। हाँ, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे? अपने डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि क्यू चार्ज, सिंपल सी बात बेटा, क्यू चार्ज तो अपने आसपास फील्ड लाइन आ जाएगा, ये फील्ड लाइन, 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 ये ऐसे फील्ड लाइन, ये ऐसे फील्ड लाइन, जैसे फील्ड लाइन निकालेगा। और कोई आर डिस्टेंस पे इसको पूछेगा, कोई आर डिस्टेंस पे पूछेगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। बात हो गई खत्म, पैसा हो गया खत्म। कौन सा चार्ज पार्टिकल, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसकी वजह से है उस पे लेना देना है।
और अगर कोई पूछे कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घटती जाएगी क्या, जी हाँ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि इट्स डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर है, इट्स डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर, तो ऐसे घटती जाएगी, आर स्क्वायर के हिसाब से घटती जाएगी। क्या है समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है और कुछ, एक सिंपल से फॉर्मूले की डेफिनेशन लिखी है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए इस स्लाइड में कुछ ऐसा कि जो तुम्हें समझ में ना आया हो, इस स्लाइड पे कुछ ऐसा कि जो तुम्हें समझ में ना आया हो, बेटा बता दो एक बार। समझ में आया हो तो हटा सावन की घटा और कमेंट सेक्शन में लिख दे बेटा स्वाहा। हाँ जी, बेटा तुम वो बच्चे ही हो ना कि जिसको मैंने एक बार 2-2 घंटे भी पढ़ाया हुआ है, 2.5 घंटे भी पढ़ाया हुआ है। तुम वही बच्चे हो ना कि जिसको मैंने 2 घंटे भी पढ़ाया है, 2.5 घंटे भी पढ़ाया है। तो अगर तुम चाहते हो कि हम पूरे साल बहुत सही तरीके से 1.5 घंटे में क्लास ओवर कर दें, तो तुम्हें आज से ही आदत डालनी चाहिए। अब तक हम 1-1 घंटे ही पढ़ रहे थे, अब थोड़ा 1.5 घंटे की आदत भी डालो। हाँ, 2 घंटे कभी नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की आदत डालो। अब किसी ने छुट्टी लिख दिया बेटा तो सही में 2 घंटा हो जाएगा। हाँ, 12 घंटे भी पढ़ाया हुआ है, अरे तो तुम छुट्टी तो बोल ही नहीं सकते बेटा, शोभा ही नहीं देता तुम्हारे चेहरे पे या तुम्हारे मुंह से, छुट्टी दे दो। 12 घंटे पढ़ा हुआ है हमने साथ में मिलके, पता नहीं है क्या एक दिन में क्लास 11th कंप्लीट किया था। 4 बजे से शुरू किया था और सुबह के 4 बजने वाले थे, या बज गए थे, पता नहीं ये टाइम, लेकिन 12 घंटे पढ़े हुए हैं। तुम तो मत ही बोलो कि छुट्टी दे दो। शायद हो सकता है कि इस बैच में नए बच्चे आए हों वो बोल रहे हो, लेकिन तुम अलग माटी हो दोस्त। तुम्हारे मुंह पे छुट्टी शब्द ही शोभा नहीं देता। तो या तो तुम बोलो ही मत छुट्टी, या फिर तुम किसी और टीचर को छुट्टी बोलो, क्योंकि जिस जगह पे तुम छुट्टी बोल रहे हो ना वो शब्द तुम्हारे लिए बना हुआ है, ना वो शब्द मेरे लिए बना हुआ है। हाँ, आगे बढ़ो, लो आगे बढ़ो। अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, जैसे कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, यहां पर चार्ज है Q3, यहां पर चार्ज है Q4। तो इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 वाला है तो वो ऐसे धक्का दे रहा होगा, 2 वाला है तो ऐसे धक्का दे रहा होगा, 3 वाला ऐसे धक्का दे रहा होगा, तो ऐसे हर कोई की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी। तो उसको इंडिविजुअल लिखते हैं, जैसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट, जैसे कि ये P पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो एट दैट पॉइंट P इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू नहीं, प्लस 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 बीच में लगते जाइए, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, याद रखना बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में ऐड किया जाता है, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। और बेटा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी लिखेंगे वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि 1 की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है तो उसमें 2 का कोई रोल नहीं है, 3 का कोई रोल नहीं है। 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखी है ऊपर की डायरेक्शन में इतने मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसमें 4 का कोई रोल नहीं है, 2 का कोई रोल नहीं है। मतलब हर एक की वजह से जो आप लिख रहे हो ना वो एक दूसरे से कैसी है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो बात दिमाग में रखना है। खैर, इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो और भी चीज समझ में आएगी। अब छोटी और बातें समझ लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव में से फील्ड लाइन, सिंपल बात है। रवीना मैम को लाओ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन बाहर निकलती है। ओके सर, ओके मैम, ओके। पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नेगेटिव में फील्ड लाइंस अंदर घुसती है। तो ऐसा लगता है बच्चों, कैसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव चार्ज। ओके सर, जितना बड़ा चार्ज उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जैसे कि यहां पर 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां पर 2 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है बेटा, 2 कूलम, तो 8 दूनी 16
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेगी। जितना बड़ा चार्ज, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड, उतने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। ठीक है, इतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी। कोई बच्चे अरे ऐसा मत करो, मैं कभी कभी चैट पे आ जाता हूं ना तो मुझे ऐसा दया जैसा आ जाता है तुम्हारे ऊपर। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, आगे आ जाओ। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से ऐसे जा रही है तो उसके ऊपर ड्रॉ किया जाने वाला टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, ये इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। क्या देगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो याद रखना हमेशा कि कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एट अ टेंजेंट, जो कोई टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जैसे यहां पर मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे शुम, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बताएगा हमें कि उसकी डायरेक्शन क्या है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, याद रखना ये बात। क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेगी, जैसे कि यहां पर एक ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर ली, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है कॉमन पॉइंट पे जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखना, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया बेटा, तो ये जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो एक ही पॉइंट के लिए आपको दो डायरेक्शन मिल रही है, दो इंडिविजुअल डायरेक्शन मिल रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन एट अ वन पॉइंट नेट नहीं मिल सकती बेटा। इंडिविजुअल हो तो ठीक है, लेकिन ये नेट नहीं मिल सकती, नेट नहीं मिल सकती। तो इसलिए बता दे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? तो बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट there would be two different directions of a electric field at that point। तो जो पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, याद रखना। ओके, हाँ, दो टेंजेंट तो दो डायरेक्शन। ठीक है, अब इसकी लास्ट बात, किस किस को पता है कि अगर मैं ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को रखता हूं, जैसे कि ये प्लस चार्ज पार्टिकल को मैंने रख दिया है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, जैसे फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या था? फोर्स पर चार्ज। तो फोर्स जो भी एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, ये लिखते हैं। तो ये ग्रीन वाले के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा ना, ग्रीन वाले के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज क्यू के ऊपर, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यू इंटू करके ई। तो ये प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई का मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है बेटा, लग रहा है। और अगर बीच में मैं बेटा नेगेटिव चार्ज ले आऊं, नेगेटिव चार्ज ले आऊं, तो नेट फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू करके इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको समझ में आएगा कि ये माइनस क्यू है। माइनस का मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और अगर वो नेगेटिव चार्ज है जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इस बात को दिलो दिमाग में बिठा लेना, बहुत बार यूज करेंगे, बहुत बार इसको यूज करेंगे। ठीक है, कितना एक्सपीरियंस होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ग्रेट, ग्रेट। तो इसी वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है और ये नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना करेगा बेटा? तो क्यू इंटू ई जितना करेगा। और सेम बात, पॉजिटिव चार्ज नीचे की ओर जा रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस डायरेक्शन में, कितना एक्सपीरियंस करेगा? क्यू इंटू ई जितना करेगा। फोर्स सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है। पोटेंशियल क्या होता है वो धीरे धीरे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पक्का ये पांचवा वाला पॉइंट भी बहुत बार हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस 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 यहीं तक रखना है आज का सेशन, आज का सेशन यहीं तक,
बाकी है कुछ कुछ क्वेश्चन से, अच्छे खासे क्वेश्चन से, लेकिन वो अब अगले सेशन में मिलेंगे तब इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं बात को। लेकिन जितना आज पढ़ाया है उतना आज अच्छे से रिवाइज करके आना, तभी आज की क्लास, तभी आने वाली क्लास समझ में आएगी। तो आपसे हाथ जोड़ के एक नम्र विनंती है कि अब तक मैंने जितना पढ़ाया वो सब अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना, तभी आने वाले सेशंस में आपको समझ में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। तो यहीं तक रखते हैं आज की बात। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। बाय, लव यू ऑल।